नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। आज हम सेक्शन 3 का चैप्टर 10th, जिसका नाम है एन अपील दैट एवरीबॉडी लाइक्स, इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी बात या ऐसी कौन सा वर्डिंग या ऐसा कौन सा आप सेंटेंस यूज़ करें, ऐसी कौन सी सामने वाले को बात कहें जो सामने वाले को अच्छी लगे, एकदम से अपील करे और उसके हार्ट को टच करे और आप उसकी नज़र में जो है आपकी इमेज अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे ऑथर, अगर हम इसका नटशल में इसको सारांश जो है इस चैप्टर का निकालें, वो तो यहाँ पे ऑथर ये डिस्कस करना चाहते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं या सामने वाले को जब हम कुछ बताते हैं, किसी मुद्दे पे डिस्कस करते हैं, तो हमें उसको जो है एक अच्छे मोटिव के लिए, एक अच्छे हायर नोबलर मोटिव के लिए उसके लिए प्रेरित करना चाहिए, उसके लिए उसको पुशअप करना चाहिए कि वो एक अच्छा काम कर सकता है और उसको ये काम करना चाहिए। और जब हम किसी अच्छे काम के लिए लोगों को बोलते हैं करने के लिए और हम ये कहते हैं कि वो कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए, तो उनको अच्छा फील होता है कि वो कर सकते हैं और उनको करना चाहिए, और सामने वाले की नज़र में जो है आपकी इमेज जो है वो अच्छी हो जाती है। वो उनको लगता है कि आपका जो माइंडसेट है वो भी पॉजिटिव है, अच्छा है, आप भी अच्छा सोचते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव पर्सन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। तो चलिए चैप्टर को डिस्कशन के लिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये बेसिकली जब मिसूरी में बेसिकली जब रहते थे, ये अमेरिका में मिसूरी करके एक स्टेट है, वहाँ पे ये रहते थे। वहाँ पे एक जेसी जेम्स करके एक जेंटलमैन थे, वो रहते थे। जेंटलमैन अपने टाइम पे वो जेंटलमैन अपने आप को मानते थे, लेकिन यहाँ पे इसमें एक बात में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये जो इनके जो बेटे थे, वो जब ये अपने मसूरी में जाते थे ऑथर, तब ये उनके बेटे या उनकी बेटे की वाइफ को मिलते थे, और ये बेटा उनका और बेटे की वाइफ जो है इन मिस्टर जेम्स के बारे में बताते थे कि किस तरीके से मिस्टर जेम्स जब उस मसूरी में रेलगाड़ियाँ वगैरह निकलती थी तो उनको लूटते थे, बेसिकली ये रॉब ऑफ करते थे, और जो ट्रेन्स को रॉब ऑफ करके उनमें से जो भी लूट पाट करके जो थे वो वहाँ के गरीबों में बांट देते थे, ताकि वो जो है अपनी जो कैन से उनके जो मॉर्गेज थे या उनके जो टैक्सेस थे या उनकी जो उनकी लाइबिलिटीज़ होती थी वो उनको पूरा कर सकें, जो अपने उनका रोजी रोटी का जो कहते हैं साधन बना सकें। तो एक तरह से वो पब्लिक बेनिफैक्टर थे या लोगों की सहायता करते थे। एक तरफ से वो लूटपाट करते थे, दूसरी तरफ वो लोगों की सहायता करते थे, गरीबों की सहायता करते थे, गरीबों के लिए मसीहा थे। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये एक तरह से उनको, जो मिस्टर जेम्स थे, उनको ये महसूस नहीं होता था, वो अपने आप को कभी क्रिमिनल नहीं मानते थे, जैसे कि ऑथर ने पीछे चैप्टरों में हमने डिस्कस किया है, जैसे टूमैन क्राउले थे या अल कैपोन थे या एक मिस्टर डच स्कॉच थे। तो ये जैसे हार्डकोर क्रिमिनल थे, ये कभी भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को ये नहीं माना कि हम क्रिमिनल हैं। वो यही कहते थे कि हम जो है सोशल सर्विस करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, और वो अपने आप को बहुत सॉफ्ट हार्टेड मानते थे। इसी तरीके से जो मिस्टर जेम्स थे, ये भी हालांकि ये डकैतियाँ करते थे, लेकिन वो डकैती का जो भी सामान लूटते थे वो गरीबों में बांट देते थे। और इसी तरीके से कहते हैं ये जो है अब ये जो देखने वाली बात है कि इनको ये कभी भी अपनी निगाह में ये कभी भी अपने आप को गलत नहीं मानते थे। अपने आप को अपने माइंड में या इनकी जो सेल्फ इमेज थी वो अपने माइंड में इनकी बहुत ज़्यादा थी। अपने आप को ये समझते थे कि हम बहुत सही काम कर रहे हैं, और उसके लिए इनको कभी उस चीज़ की इनको गिल्ट फीलिंग नहीं होती थी। तो यहाँ पे ये ऑथर बताते हैं कि ये जो एक फीलिंग है
कि अपने आप को जो एक अच्छा काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनका माइंडसेट था, हालांकि वो करते तो गलत थे, लेकिन उनकी जो माइंडसेट है, ये जो अच्छा काम करने की या लोगों की भलाई करने की जो सोच थी, उसकी वजह से ये काम ऐसे करते थे। अदरवाइज़ अगर इनकी ये सोच ना होती कि हम अच्छा कर रहे हैं तो ये ऐसा शायद ना करते। तो यहाँ पे बेसिकली उनको काम करने का पर्पस या उनके पीछे मोटिव उनका ये था कि वो नोबलर या कह लें उसको एक अच्छा काम, या उनका जो मोटिव था एक अच्छा काम करना या सोशल सर्विस करना होता था। इसी तरीके से एक मिस्टर मॉर्गन हुए हैं, मिस्टर मॉर्गन ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई है। उन्होंने कहा है कि हर कोई इंसान जो है दो वजह से कोई भी काम करता है, और ये जो दो तरीके से दो वजह से जो कोई भी काम करता है इंसान, वो क्या क्या हैं। वो पहला तो ये है, तो एक तो यह है कि उसको जो है काम जो है एक रियल रीज़न होता है काम करने के लिए। उसको कोई भी काम करता है उसके पीछे कोई एक एक्चुअल फैक्ट होता है, रीज़न होता है जिसकी वजह से करता है। दूसरा जो है कारण है कि उसको जो है अच्छा लगता है, इट साउंड्स गुड। दूसरा रीज़न ये होता है कि इट साउंड्स गुड, सो इसलिए वो काम करता है या करना चाहता है। और एक एक्चुअल रीज़न होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इंसान कोई काम कर रहा है वो इसलिए काम करता है जनरली क्योंकि उसको ये काम रियलिटी में लगता है कि ये होना चाहिए इस तरीके से, इसलिए वो करता है। लेकिन हम लोग जो हैं देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि वो काम कर रहा है। हम आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, देखते हैं, और हमें लगता है कि ये इट साउंड्स गुड, हमें लगता है कि ये अच्छा लगता है इसलिए वो कर रहा है। ये एक्चुअल रियलिटी नहीं है, लेकिन उसको अच्छा लगने के लिए ये कर रहा है, जबकि वो उसको इसलिए कर रहा होता है कि उसको ये लगता है कि रियलिटी है और ये होना चाहिए इस तरीके से। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। वो सोचता है कि ये रियलिटी है और इस तरीके से होना चाहिए, ये जिससे ग्राउंड रियलिटी, इट शुड बी डन लाइक दिस। और हम सोचते हैं कि इट साउंड्स गुड, सो इसलिए ये कर रहा है। दोनों में फ़र्क है। तो ये जो फैक्ट है, ये जो डिफरेंस है, ये कारण है। और इसमें सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि जो, और फाइनली कंक्लूड इस पूरे उसको कॉन्सेप्ट को यही करते हैं मिस्टर मॉर्गन, कि अगर आपने किसी से काम करवाना है, या कहते हैं आप सामने वाले को, किसी को भी XYZ जो भी आपके सामने है, पर्सन है, इंसान है, पीपल हैं, उनको अगर उनका माइंड चेंज करना चाहते हैं, उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या है, एक काम करिए, उनके जो हैं उनको एक नोबलर या एक अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कीजिए। उनको यू आस्क फॉर देम टू डू सम नोबलर वर्क्स, उनको प्रेरित करिए एक अच्छे काम करने के लिए, एक बेहतर काम करने के लिए, ताकि उस चीज़ में क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। एक तो काम अच्छा करेंगे वो, दूसरा उनका जो है सोच अच्छी होगी, और उसके साथ साथ वो आपके प्रति भी जो है उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो अच्छे होंगे, वो आपके प्रति भी वो बढ़िया सोचेंगे। तो ये तरीका है उन्होंने बताया। और यहाँ पे ऑथर आगे चल के हमें एग्जांपल्स देते हैं कि एक मिस्टर हैमिल्टन होते हैं। हैमिल्टन क्या है, बेसिकली एक मिस्टर हैमिल्टन फैरल होते हैं। ये फैरल एंड मिशेल कंपनी में एक होते हैं पेंसिल्वेनिया में। ये बेसिकली इन्होंने किराए पे घर दिए होते हैं, और एक इनका जो है किराएदार टेनेंट जो है वो बेसिकली क्या करता है, इनके साथ थोड़ा गड़बड़ करता है। गड़बड़ ये करता है कि जब उसकी लीज़ ख़त्म होनी होती है उससे पहले ही वो जो है उसको अपने लीगल टेंडर को ब्रेक करके उसको 3-4 महीने पहले ही उसको इनको एक नोटिस भेज देता है, इनको लेटर लिख देता है कि मैं जो है लीज़ को ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं ये जो है यहाँ से मतलब आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश दिस लीज़, और मैं ये जो है खाली कर रहा हूँ मकान, मैं यहाँ पे नहीं रहना है। तो यहाँ पे अभी जो मिस्टर फैरल होते हैं, मिस्टर फैरल हैमिल्टन, तो ये अब सिचुएशन ये होती है, इनको पता होता है कि वो लीगली अगर देखा जाए तो इस तरीके से वो टेनेंट ऐसे नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लीगल बाउंडिंग है और वो रिटर्न में सारा कुछ होता है, और ये बहुत गलत कर रहा होता है। और जब पीक टाइम होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, उस समय तो वो उसकी जो सो कॉल्ड बिल्डिंग होती है उसको यूज़ कर लेता है। जब उनका जो सीज़न ऑफ चल रहा होता है तब ये अब उसको कहता है कि मैंने अब यहाँ पे नहीं रहना, और उसको लीज़ को भी ब्रेक करने की वो धमकी दे रहा होता है, या इस तरह की बात कर रहा होता है, वायलेट कर रहा होता है। तब इनके पास
ये बताते हैं मिस्टर हैमिल्टन फेरल कि मेरे पास ऑप्शन ये थी कि मैं उसको बैकफायर करूं, उसको मैं धमकी दूं कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको लीगली जो है इस चक्कर में आपको जो है यू विल हैव टू पे यू विल हैव टू बियर द बर्ट, और आपको ये इसके लिए काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप ये जो ऐसे लीगल लीज जो है नहीं तोड़ सकते हैं, अपना जो प्रॉमिस है नहीं तोड़ सकते हैं। अगर आप करेंगे ऐसा तो आपको सारा जो है रेंट देना पड़ेगा, जो भी बकाया है 3-4 महीने का। लेकिन यहाँ पे मिस्टर जो फेरल होते हैं ये इन्होंने ऑथर की जो क्लासेस वगैरह अटेंड की होती हैं, तब ये अपना जो स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, और स्ट्रेटजी चेंज करके अपना उसके साथ जो है डीलिंग जो है एक डिफरेंट तरीके से करते हैं। वो डिफरेंट तरीके से डीलिंग क्या करते हैं, अब वो उसके पास ये जाते हैं टेनेंट के पास, और उसके पास जाके उसको बोलते हैं कि आप जो ये चाहते हैं कि 3-4 महीने ही पहले आप यहाँ से वॉकआउट करना चाहते हैं इस घर से, कोई बात नहीं। उसके साथ कोई आर्गूमेंट नहीं करते हैं, उसको कुछ नहीं ऐसा बोलते उल्टा सीधा, उसके साथ कुछ भी बहसबाजी भी नहीं पढ़ते हैं, उसको गलत नहीं ठहराते हैं, उसके साथ बड़ी कामली बात करते हैं और उनको बताते हैं कि ठीक है मैं आपकी बात मान लूँगा, अगर आप चाहते हैं हम वॉकआउट करना चाहते हैं इस पूरी जो आपका हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अभी थोड़ा टाइम वक्त है, 10-15 दिन अभी बाकी हैं, 1 तारीख ड्यू है आपकी रेंट देने के लिए नेक्स्ट। तो अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, आप इस टाइम में एक बार इसको सोच लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, इस चीज़ को बारे एक दोबारा रिव्यू कर लीजिए, सोच लीजिए, क्योंकि मेरी जो थॉट प्रोसेस है, जो मैं सोचता हूँ आपके बारे में, वो ये है कि आप बहुत मैच्योर, सिंसियर और अंडरस्टैंडेबल पर्सन हैं, बड़े आप अच्छे इंसान हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है अपना ये जो लीगल बाइंडिंग है या एक लीगल जो एक प्रॉमिस है, जो एक आपने बॉन्डिंग की है या एक एग्रीमेंट साइन किया है, वो आप नहीं तोड़ेंगे। आप इस तरह के इंसान नहीं हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मेरा एक्सपीरियंस जो 20 साल 25 साल का है, वो ये कहता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ये जो जेंटलमैन हैं, जो टेनेंट हैं, ये इस चीज़ से बड़े प्रभावित होते हैं कि अब यहाँ पे होता है क्या है, मिस्टर फेरल जो हैं उसको एक हायर मोटिव के लिए, एक नोबलर मोटिव के लिए उसको इंस्पायर करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जिससे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इस लीगल जो एग्रीमेंट है उसको आप वायलेट करेंगे। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप यू विल कीप योर वर्ड्स एंड आई एम श्योर अबाउट इट। वो कैसा बोलते हैं कि मुझे ऐसी उम्मीद है, मुझे ऐसा भरोसा है इस चीज़ का कि आप अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। तो जब वो 1 तारीख आती है तब वो जेंटलमैन अपनी वाइफ के साथ मिस्टर फेरल के पास आते हैं और उनको जो है रेंट दे देते हैं, और रेंट देने के साथ साथ ये भी उनके साथ बोलते हैं कि हमने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि हम घर को खाली नहीं करेंगे और जो है अपना लीगल टेंडर जो भी आपने एग्रीमेंट है उसको पूरा करेंगे, हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे रहना। तो यहाँ पे उनका ये जो डिसीजन चेंज हुआ, अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है, ऑथर कहते हैं कि उसने डिसीजन ऐसा क्यों किया, उसने डिसीजन अपना चेंज क्यों किया। यहाँ पे डिसीजन उसने इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ पे जो डीलिंग की या उसने जो वर्डिंग यूज़ की मिस्टर फेरल ने, या जो उसकी जो वर्डिंग थी उसने उसको इस तरह से इम्प्रेस किया, उसको हायर नोबलर मोटिव के लिए जो एक प्रेरित किया उस टेनेंट को, तो वो चीज़ को उसको यू कैन से उसके हार्ट को टच करा, उसने उसके माइंड को उसको इन्फ्लुएंस किया। तब वो जो है उसने डिसीजन ये लिया कि वो अपने एक जो उसने प्रॉमिस किया है, जो एक लीगल टेंडर उसने बॉन्डिंग जो की है, एग्रीमेंट करा है, वो उसको फुलफिल करेगा, वो उसको ब्रेक नहीं करेगा। तो उसकी जो एक सेल्फ इमेज जो है, उसकी ईगो है, उसकी प्राइड है, उसको जो वो उसको मेंटेन करना चाहता था कि सामने वाला अगर मेरे बारे में ये सोचता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ, अच्छा हूँ और मैं अपना एग्रीमेंट नहीं तोड़ूंगा, तो आई विल डू दैट, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं नहीं तोड़ूंगा अपना एग्रीमेंट। तो ये जो एक फीलिंग है, ये जो एक भावना उसने मिस्टर फेरल ने उसके अंदर ये जो पैदा कर दी, उसकी वजह से बताते हैं ऑथर कि ये जो एक तरह से ये जो एक डील जो है टूटने वाली थी, या एक जो टेनेंट भागने वाला था वो बच गया, और ये जो एक स्मूदनली तरीके से जो प्रॉब्लम थी ये सॉर्ट आउट हो गई।
तो यहाँ से बताते हैं कि किस तरह से डीलिंग चेंज करने से ह्यूमंस जो हैं उनके साथ आप जो वे ऑफ डीलिंग है या उनके साथ ट्रीटमेंट है या उनको जब हायर नोबलर मोटिव्स के लिए प्रेरित करते हैं तो किस तरह से उनका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वे ऑफ टॉक, वे ऑफ यू कैन से इंटरेक्शन जो है उनका चेंज होता है। और यहाँ पे आगे ऑथर एग्जांपल देते हैं, फिर कहते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम अभी उनके बाद बताते हैं कि एक मिस्टर लॉर्ड नॉर्थफील्ड होते हैं। मिस्टर नॉर्थफील्ड ये क्या है, बेसिकली एक ऑथर होते हैं। इनके बारे में एक न्यूज़पेपर में क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वाले इनकी जो हैं इनके बारे में आर्टिकल लिखने की कोशिश करते हैं और तब इनको पता चलता है कि ऑथर के मेरे बारे में जो है आर्टिकल ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं छापने की कोशिश कर रहे हैं और ये नहीं चाहते हैं कि ये न्यूज़पेपर वाले जो है मेरे बारे में आर्टिकल लिखें। तो ये इंस्टेड ऑफ कि उनको न्यूज़पेपर वालों को, ऑडिटर को उनको थोड़ा धमकी देते या थोड़ा गलत तरीके से उनके साथ पेश आते, उनके साथ थोड़ा आर्गूमेंट में पड़ते कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं या मैं आपके अगेंस्ट एक्शन लूँगा एंड समथिंग लाइक दैट, उनके साथ इस तरीके से डील नहीं करते हैं। और बड़ा उनके साथ डील कैसे करते हैं, उसको जो है एक नोबलर हायर मोटिव के लिए प्रेरित करते हैं, एक अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक सुनने वाली बात है, वो ये है कि ये उनको जो उनके ऑडिटर होते हैं उनको ये नहीं बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बारे में लिखें, आप लिखेंगे तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। रादर उनको बोलते हैं कि उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप ये जो हैं मेरे बारे में आर्टिकल जो हैं आपने न्यूज़पेपर में मत छापिए, क्योंकि मेरे मदर नहीं चाहते हैं, मेरे मदर को ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप मेरे बारे में ये लिखें। क्या आपको अच्छा लगेगा या कि आपकी मदर को ऐसा अच्छा लगेगा कि अगर आपके बारे में ऐसा कुछ करे या कुछ भी ऐसा लिखा जाए जो कि आपकी मदर ना चाहे? तो यहाँ पे बेसिकली एक मदरहुड जो है, एक मदरहुड को उन्होंने आगे रख के ये बात उनको कहने की, समझाने की कोशिश की कि ये जो इंसानियत है या मदरहुड है हमारी, जो एक माता की या मदर की जो एक भावना जो है उसको सामने रखते हुए उन्होंने ये बात को आगे उनको कन्वे किया मैसेज कि ये मेरी माता को अच्छा नहीं लगेगा और मुझे लगता है कि अगर आप मेरी जगह पे होते शायद आपकी माता को भी अच्छा नहीं लगता, और अगर आपकी मदर को अच्छा नहीं लगेगा तो हो सकता है यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से वो अपना मैसेज कन्वे करते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये जो सारी सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल किया और कन्वे किया मैसेज, और फाइनली वो उन्होंने उसके रिगार्डिंग उनके पेपर में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो ये एक इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने हायर जो एक नोबलर मोटिव के लिए उनको प्रेरित किया, तब जाके जो है वो जो न्यूज़पेपर के ऑडिटर्स थे उस चीज़ को समझे और समझते हुए उन्होंने इस मोशंस को उन्होंने फिर उसके बारे में नहीं लिखा। और इसके बाद एक और एग्जांपल, एक और टेस्टिमनी यहाँ पे ऑथर शेयर करते हैं रॉकफेलर की, मिस्टर रॉकफेलर जूनियर की। वो जब थे अपना प्रेसिडेंट थे तब वो वहाँ पे क्या था, उनके न्यूज़पेपर वाले फोटोग्राफर्स और ऑल दैट वो सभी वहाँ पे क्या करते थे, जब भी कोई मीटिंग होती थी इकट्ठे हो जाते थे, फ़ोटो खींचते थे, इंटरव्यू लेते थे एंड ऑल दैट। तो वो क्या थे, उनके बच्चों की भी उनके इंटरव्यूज़, फ़ोटोज़ एंड ऑल दैट लेनी शुरू कर देते थे। और ये जो मिस्टर रॉकफेलर है ये नहीं चाहते थे कि ये ऐसा हो कि उनके बच्चों की फ़ोटो ली जाए, उनके इंटरव्यू ली जाए एंड ऑल दैट। तब इन्होंने क्या किया है, तो अब इन्होंने वो न्यूज़पेपर वालों को या मैगज़ीन वालों को या फोटोग्राफर्स को ये सीधे तरीके से ना बोलते हुए कि आप ऐसा मत करिए क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, उनको इस तरीके से ना बोल के उनको एक हायर नोबलर मोटिव के लिए प्रेरित किया। वो क्या था, वो इस तरीके से था कि उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिकली इसको मैसेज कन्वे किया अपना। वो किस तरीके से किया, वो ये था, उन्होंने उन सभी को कहा कि प्लीज़ आप इस बात को समझिए कि ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे आप लोगों के भी हैं और ये बच्चों के अगर हम इस तरीके से हम इनको लाइमलाइट में लाएंगे या उनके ऐसे फ़ोटो खींचेंगे या ऑल करेंगे तो उन पे ये गलत असर पड़ेगा इन द सेंस कि उनको जो है एक अननेसेसरी हाइप देंगे हम, अननेसेसरी हाइप
हाइप देंगे तो जो है उनका जो है यू कैन से उनकी पर्सनैलिटी पे जो है ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, बेसिकली आपके ही हैं, आपके सभी के भी बच्चे हैं, और यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इफ़ यू आर इन माई शूज़। तो प्लीज़ मेरी बेनती है कि आप ऐसा ना करें। तब जब ये बात उन्होंने कही कि और ये मोटिव रखा उन्होंने कि इस तरीके से ये बच्चों को एक, जब हम हाइप देते हैं या इस तरह से बच्चों को थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं, अननेसेसरली हाइप देने की कोशिश करते हैं, वो उनका गलत इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक हायर नोबलर एक पर्पज़ के लिए जब उन्होंने प्रेरित किया सभी को, तो वो समझ गए और उन्होंने फिर वो नहीं किया, वो जो करने वाले थे या कर रहे थे उसको बंद कर दिया। तो ये एक बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से उन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया, और यहाँ पे उन्होंने यही कॉन्सेप्ट को, यही प्रिंसिपल को उन्होंने लगाया, और इस चीज़ का जो है इम्पैक्ट ये हुआ कि वो फाइनली वो चाहते थे वो हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट हमें बेसिकली यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये हैं, ये भी होता है जनरली, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो शकी लोग होते हैं, वो ये भी कहते हैं कि ये देखो ये जो आप बातें कर रहे हैं कि मिस्टर रॉकफेलर को ये इस चीज़ का फ़ायदा हुआ, या पीछे हमने जो एग्जांपल्स ली हैं इनको ऐसा फ़ायदा हुआ, उनको ऐसा फ़ायदा हुआ। कहते ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इस चीज़ का फ़ायदा हो। ये जो हम नोबलर मोटिव्स की बात कर रहे हैं, ये बातें करके हम हर किसी को इन्फ्लुएंस कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि ये आप बिल्कुल बात सही है कि हम किसी को भी, हर किसी को एक तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली राइट कि हम जो चाहते हैं कि हम हर किसी को एक मापदंड में उसी तरीके से ट्रीट करके और उसी तरह के हमें रिज़ल्ट मिल जाएं, ये बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात सोचने वाली ये है कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं और उस भी करने से अगर हमें कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं, देन इट्स ओके, देन मूव अहेड, गो अहेड, नो प्रॉब्लम विद इट। बट अगर उस करने से आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, अगर कुछ करने से आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, तो वाई यू आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग। तो हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हमें कोई नया करके देखना चाहिए, ताकि हो सकता है अगर हम आप कुछ अपना वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ डीलिंग विद द पीपल अगर चेंज करते हैं, अगर उससे हमारे को रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलते हैं, तो वाई नॉट एक्सपेरिमेंटिंग। तो हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हमें वो ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑथर इस चीज़ को इस तरीके से जो है उसका आंसर देते हैं। यहाँ पे ऑथर फिर नेक्स्ट हमें एक अपने इनका स्टूडेंट होता है, इनकी जो क्लासेस को अटेंड करता है, एक मिस्टर थॉमस होते हैं। वो एक बेसिकली ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हैं, सेल्स में होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमोबाइल कंपनी में उनके एक प्रॉब्लम आती है, एक सीरियस इशू हो जाता है। उस इशू क्या होता है, उनके 6 कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि अपने मोटर व्हीकल्स को, उनके अपनी कारों को सर्विस करवाते हैं। उनके जो है सर्विस के बाद जो है उनके बिल बनते हैं, वो बिल पे नहीं करते हैं, बिल का पे करने में आनाकानी करते हैं, बिल नहीं पे करते हैं। हालांकि कंपनी उनको जस्टिफाई करती है, जो उनके जो डीलिंग हैंड होते हैं, क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है, वो उनको समझाते हैं उनको डिटेल में कि ये आपके खर्चे हैं, ये इसके स्टाफ को पे करना है। लेकिन जो क्लाइंट्स होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनका कहना ये होता है कि ये जो खर्चे हैं सारे तो नहीं, बट हम कहेंगे लेकिन इसमें कुछ खर्चे जो हैं गलत हैं, वो आप हमसे ज़्यादा पे कर रहे हैं, हमें करने के लिए बोल रहे हैं, ये कम होने चाहिए। तो यहाँ पे डेडलॉक हो जाता है और वो बिल पे नहीं कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे डेडलॉक हो जाता है। और यहाँ पे ये जो है क्रेडिट डिपार्टमेंट की तरफ से गलती क्या हो रही है, बिग ब्लंडर क्या कर रहे होते हैं, वो सीधे ब्लंटली जो हैं कस्टमरों के साथ जो है एक कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, वो उनको सीधा बोल देते हैं कि ये जो बिल है हमारी तरफ से बिल्कुल सही हैं, आपको देने ही पड़ेंगे। पहली बात ये बहुत बड़ा एक गलत स्टेटमेंट हो जाता है कि आपको देने ही पड़ेंगे, हमारी तरफ से ये बिल्कुल सही है। वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते ही नहीं है, उनको उनकी पूरी बात उनकी सुनते नहीं हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते ही नहीं है। सेकेंडली वो कस्टमर्स को ये बोल देते हैं कि जो है ऑटोमोबाइल्स के बारे में, ये कारों के बारे में जो है आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, हमें इनके बारे में ज़्यादा जानकारी है, हम ही मास्टर्स हैं इन ऑटोमोबाइल्स के बारे में, कारों के बारे में हमें जानकारी आपसे ज़्यादा है। और ये इससे क्या होता है, जो कस्टमर्स की जो एक तरह से उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो उनकी ईगो है, वो हर्ट हो जाती है। इसके बाद जो है जो इसमें और बताते हैं कि कंपनी वाले जो हैं इसके बारे में उनको प्लेनली जो है एब्सोल्युटली बोल देते हैं कि अगर आप पे नहीं करेंगे तो उनको थ्रेट कर देते हैं।
अब ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि वो जो एक तरह से कस्टमर्स जो हैं डिफेंसिव हो जाते हैं और रिज़ल्ट क्या होता है, वो आर्गूमेंट में पड़ जाते हैं। आर्गूमेंट में पड़ जाते हैं तो डेडलॉक हो जाता है और वो बिल्कुल भी पे करने को तैयार नहीं होते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन ये पहुँच जाती है कि अल्टीमेटली जो क्रेडिट डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं वो लास्ट ऑप्शन उनके पास यही रह जाती है कि वो लीगल ओपिनियन लेके उनके अगेंस्ट जो है एक तरह से लीगली एक्शन लेना रह जाता है उनके पास ऑप्शन, और कुछ रहता नहीं है। तो ये बात होने से पहले फॉर्चुनेटली जो है वो उसका जो ऑटोमोबाइल कंपनी के जो जनरल मैनेजर है उनको ये बात का पता चलता है कि इस तरह का इशू है। तो जो जनरल मैनेजर हैं वो अपने ये मिस्टर थॉमस जो कि ऑथर के जो स्टूडेंट रहे थे इनको बुलाते हैं। उनको पता था जनरल मैनेजर को कि ये जो है इनके स्टार परफॉर्मर हैं इस तरह के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को हैंडल करने में, तो उनको बुलाते हैं ये और इनको बताते हैं सारी सिचुएशन कि इस तरह से है, आपको ये सिचुएशन को हैंडल करना है। तो अब मिस्टर थॉमस जो हैं ये सिचुएशन को फिर हैंडल करते हैं, और हैंडल कैसे करते हैं वो बताते हैं अपने हिसाब से क्लास में बताते हैं, ऑथर की क्लास में, कि कैसे हैंडल किया उस सिचुएशन को। कहते इन्होंने मिस्टर थॉमस ने हर एक कस्टमर को उनके घर जाके उनको अप्रोच किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको घर जाके उनको जाते सार उनके घर में पहुंचे, उनको अच्छा तरीके से हेलो हाय बोला, उनको ग्रीट किया, और सबसे पहले जाके अपने बारे में ये बिल्कुल नहीं बताया कि मैं क्यों आया हूँ या मुझे क्या चाहिए। रादर उनको ये पूछा कि आप बताइए आपको जो प्रॉब्लम आई कंपनी की तरफ से, आपको क्या डिससेटिस्फैक्शन है, आपका क्या मुद्दा है, क्या इशू है, क्या आपको प्रॉब्लम है कंपनी के साथ, वो आपको बताइए। तो अब क्या था, जो कस्टमर्स थे उन्होंने अपनी जो भड़ास है, अपनी जो डिससेटिस्फैक्शन है वो सारी शेयर की। और जब उन्होंने ये अपनी डिससेटिस्फैक्शन थॉमस के साथ शेयर करी, तब तक जब तक उन्होंने ये अपनी कंप्लीटली डिससेटिस्फैक्शन शेयर नहीं करी तब तक वो बिल्कुल नहीं बोले, उन्होंने बीच में नहीं टोका। उन्होंने कंप्लीटली एज ए गुड लिसनर सारी बात को सुना, समझा, अंडरस्टैंड किया, सिंपैथी दिखाई। और उसके बाद जो हुआ, और उसके बाद सबसे बड़ी जो सरप्राइज़ ये हुआ कि जब ये सारा कुछ होने के बाद, समझने के बाद, फाइनली जब उनको लगा मिस्टर थॉमस को कि अब जो है माहौल सही हो गया, कूल डाउन हो गया, उनका ईगो सेटिस्फाई हो गया और वो उनका जो टेम्पर जो वो था डाउन हो गया है, कूल डाउन हो गए हैं वो, तब उन्होंने उनके आगे प्रपोज़ल रखा कि ठीक है, मैं आपकी भावना को समझता हूँ कि हमारी तरफ से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। हमारी उस चीज़ को अपोलोजाइज़ किया कि ठीक है, हमारी कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने आपके साथ अच्छा डील नहीं किया, अच्छी तरीके से इस चीज़ को हैंडल नहीं किया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, सिंसियरली माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे एक फ़ेवर करिए। फेवर ये है कि आप जी जो है बिल है, आप अपने आप ही इस चीज़ को देखिए, बिल को दोबारा रिव्यू करिए और इसमें देखिए इसमें क्या गलती है, और मुझे आप खुद ही बताइए, मैं नहीं बोलूँगा, मैं इसमें कोई आपको इनपुट नहीं दूंगा। आप खुद ही इस बिल को देखिए, रिव्यू करिए कि इसमें क्या गलती है, इसमें क्या ऐसी चीज़ लगती है आपको कि जो है आपको लगता है कि गलत आपको पे करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है इस चीज़ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करिए कि ये जो है कंपनी आपकी है, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, यू आर द प्रेजिडेंट ऑफ द कंपनी एंड यू आर गिविंग दिस बिल टू योर कस्टमर। और जब आप इस सिचुएशन में होंगे, जब आप अपने आप को इस सिचुएशन में रखेंगे कंपनी ओनर के या कंपनी प्रेसिडेंट की पोजीशन में, और आप ये बिल कस्टमर को दे रहे होंगे या देते हैं, तो अब आप सोचिए कि इसमें आपने कहाँ पे गलती की है और क्या गलती है। तो कहते मेरी आपसे सिंपल रिक्वेस्ट यही है कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दोबारा रिव्यू कर लीजिए प्लीज़, और जो भी आप कहेंगे मैं उस चीज़ को मान लूँगा। तब अब यहाँ पे एक बड़ी जो क्लाइमैक्स होता है, यहाँ पे एक बड़ी गेम चेंजिंग सिचुएशन होती है, वो ये होती है कि इसका रिज़ल्ट बड़ा जो है एक एबनॉर्मल निकलता है, जो सब के लिए, सब लोगों के लिए सरप्राइजिंग होता है। वो ये होता है कि आउट ऑफ 6 कस्टमर्स जो हैं, 5 कस्टमर जो हैं वो इस बात को एग्री कर लेते हैं कि वो जो बिल थे वो सही थे, और वो एग्री करते हैं कि जो बाकी पेमेंट हैं जो देने के लिए पहले एग्री नहीं कर रहे थे, अब वो एग्री कर गए कि वो हम पे करेंगे।
तो यहाँ पे पर कस्टमर जो हैं $250-300-400 तक जो हैं पर कस्टमर जो हैं वो उनसे जो रिकवरी इजीली हो पाई मिस्टर थॉमस की वजह से। उनमें से एक कस्टमर नो डाउट वो उस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुआ, बट यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से जब यो उनको एक तरीके से इन्होंने मिस्टर थॉमस ने उन कस्टमरों को एक नोबलर मोटिव के लिए प्रेरित किया, एक अच्छे बड़े हायर मोटिव के लिए प्रेरित किया, उनको एक अच्छी भावना, एक बड़े नोबलर मोटिव के लिए प्रेरित किया, तो उनकी जो फीलिंग थी वो चेंज हुई। उनको जो बताया कि आप अपने आप को इस कंपनी का ओनर मान के अपने आप को उस पोजीशन पर रख के आप इस चीज़ को वैल्यूट करिए दोबारा। तो उनका जो माइंडसेट था, उनको जो सोचने का देखने का नज़रिया था वो चेंज हुआ और लॉजिकली रैशनली वो सोच पाए, देख पाए कि गलती कहाँ पे है, और फाइनली उन्होंने देखा कि वो गलती उनके एंड पे थी और उन्होंने मान ली और एक्सेप्ट कर ली और वो पे करने के लिए तैयार हो गई। तो यहाँ से ऑथर बताते हैं कि अगेन उन्होंने मिस्टर थॉमस ने ये प्रिंसिपल को लगाया और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आउट ऑफ 6 कस्टमर जो 5 कस्टमर थे वो जो है एज़ पर कंपनीज रिक्वायरमेंट या एज़ पर कंपनीज एक्सपेक्टेशन वो अपने बिल देने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ पे बेसिकली मिस्टर थॉमस जो हैं वो कहते हैं अपने एक्सपीरियंस से, जितना भी वो डीलिंग उन्होंने अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थी उनकी, कहते मैंने यही पाया कि ये जो लोगों के साथ जब हम उन लोगों को हम किसी को नहीं जानते हैं, सामने वाले को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ये मान के चलिए, अपना ये माइंडसेट रख के चलिए कि सामने वाला जो इंसान है वो बहुत ऑनेस्ट है, सिंसियर है और वो जो कहते हैं उसकी जो भावनाएं हैं आपके प्रति बिल्कुल साफ़ हैं, उसमें कोई छल कपट नहीं है। आप ये माइंडसेट रख के उसके साथ बातचीत करिए और इसका रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट ये होगा, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप ये भावना रख के उसके साथ डील करेंगे तो ऑब्वियस है वो भी इस तरीके से ही आपके साथ जो है बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा और आपके साथ डील करेगा। तो फाइनली जो है यहाँ पे ऑथर हमें यही कन्वे करते हैं कि जब भी हमें सामने वाले से डील करना है, उनके साथ इंटरेक्ट करना है, तो उनको जो है एक तरह से एक नोबलर हायर मोटिव के लिए प्रेरित करिए। अब जब आप ऐसा करेंगे तो जो है आपके जो है उनके साथ जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होंगे और उनकी नज़र में जो आपकी वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो इम्प्रूव होंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर 10th ऑफ सेक्शन 3। नेक्स्ट वीडियो में हम 11th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।